यहाँ से ओनिगाशिमा की पहली बड़ी चुनौती शुरू होती है। ये जगह असल में एक छोटा सा किला है जहाँ फायर पावर बेहद ज्यादा है। सब लोग यही सोच रहे थे कि इस जगह को तोड़ा कैसे जाए। तभी एक जोरदार धमाके की आवाज आती है। लॉ सबसे पहले रिएक्ट करता है। वो देखता है कि स्ट्रॉ हैट्स का जहाज गायब हो चुका है। जैसा कि अंदाजा था, लूफी और उसकी टीम फिर से बिना बताए एक्शन में उतर चुकी थी। इसी पल लूफी हवा में ऊंचा छलांग लगाता है, दोनों हाथ पूरी तरह खोलता है और जोर से चिल्लाता है। धड़ाम! जबरदस्त धमाके के साथ वो सफलतापूर्वक जमीन पर उतरता है। दूर खड़े सहयोगी ये नजारा देखकर पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। क्या बस इतना ही? नहीं, अभी सब खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि स्ट्रॉ हैट्स का असली मकसद अभी पूरा नहीं हुआ था। वे एक एक करके ओनिगाशिमा की ओर बढ़ते हैं, शराब और खाने का इंतजाम करने के लिए। उधर मौजूद लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं। सिर्फ इन कुछ लोगों ने सैकड़ों दुश्मनों को गिरा दिया। ये लड़ाकू ताकत वाकई डरावनी थी। अब जरा ओनिगाशिमा के किले के अंदर चलते हैं। यहाँ तो दावत पूरी तरह शुरू हो चुकी थी। चारों तरफ खाना, शराब, हंसी मजाक, पूरा माहौल मस्ती से भरा हुआ था और ओरोची की तो पूरी ऐश चल रही थी। एक कमरे में ढेर सारी लड़कियां उसकी सेवा में लगी हुई थी। अब बात करते हैं काइडो की तरफ। उसके आदमियों ने रिपोर्ट दी कि फ्लाइंग 6 पहुंच चुके हैं। ये लोग उसके सबसे भरोसेमंद और ताकतवर अधीनस्थ हैं। उधर बिग मॉम अब भी तैयार होने में लगी हुई थी। इसके बाद शुरू होता है ओनिगाशिमा की खास पेशकश, गोल्डन गॉड मून। इस शो का मुख्य कलाकार है क्वीन। सच कहें तो काइडो के लोग मजे उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। पूरा माहौल किसी नाइट क्लब जैसा लग रहा था। क्वीन स्टेज पर खड़े होकर काइडो के अधीनस्थों का परिचय देना शुरू करता है। कोई आसमान में उड़ने वाला, कोई जमीन पर दौड़ने वाला, तो कोई सीधा हमला करने वाला। आखिर में बात आती है फ्लाइंग 6, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता और इसका कारण भी साफ था। उनकी ताकत ही उनका सबसे बड़ा भरोसा थी। ये छहों अभी एक प्राइवेट रूम में आपस में बातें कर रहे थे। इनमें सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला था एक्सट्रैक। हम सब जानते हैं वो नेवी का अंडरकवर एजेंट है। बाकी 5 अभी तक ठीक से सामने नहीं आए हैं। उनका समय आएगा तब देखा जाएगा। अभी के लिए उन्हें पीने दो। अब वापस चलते हैं स्ट्रॉ हैट्स की तरफ। ये लोग भी अब जाम उठाने ही वाले थे, लेकिन आसपास का माहौल देखकर उन्हें पहली बार खुद को सच में समुद्री डाकू जैसा महसूस होता है। आखिरकार सबके गिलास पूरी तरह भर जाते हैं। लूफी सबसे पहले गिलास उठाता है और गाना शुरू करता है, चलो मैं इसे साफ कर देता हूँ। तभी अचानक किनेमोन उसकी आवाज काट देता है। दूर से कई लोग लहरों को चीरते हुए तेजी से आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। उनकी मौजूदगी ही काफी जोरदार थी। सब लोग अपने अपने हथियार निकाल लेते हैं और जोर से नारे लगाने लगते हैं। इस पल लूफी गिलास नीचे रख देता है। छोड़ो, इनके साथ ही कर लेंगे। काइडो और बिग मॉम को हराने के बाद हम एक ऐसी दावत करेंगे जो अब तक की सबसे शानदार होगी। ये सुनते ही रॉबिन सीधे जिम्बे से पूछती है, और जवाब पूछने की जरूरत ही नहीं, मेरा फैसला पहले से तय है। हाँ, और इसी के साथ ओनिगाशिमा फायर फेस्टिवल नाइट इन्फिल्ट्रेशन फेज आधिकारिक रूप से शुरू होता है। जैसा कि लॉ ने अंदाजा लगाया था, किड सबसे आगे बढ़ता हुआ सीधे हमला करने आ गया और लूफी क्या पीछे रहने वाला था। उसने तुरंत आदेश दिया कि गति और तेज की जाए। इस तरह लूफी और किड लॉ की योजना के मुताबिक एक ताकतवर चारा डिकॉय बन जाते हैं। अब अगला कदम, डेंजिरो और किनेमोन अपनी अपनी टुकड़ियों को लेकर किले के पिछले दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उधर लॉ पानी के अंदर से चुपचाप आगे बढ़ रहा था। सब कुछ योजना के मुताबिक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अब जरा देखते हैं लूफी और किड की तरफ। लंबी पहाड़ी दीवार पार करने के बाद उनके सामने वानो देश की पारंपरिक शैली की इमारतें दिखाई देती हैं और थोड़ी ही दूरी पर एक खोपड़ी जैसी दिखने वाली विशाल किलेबंदी। कुछ ही देर में कुछ नशे में धुत पहरेदारों की नजर स्ट्रॉ हैट्स के जहाज पर पड़ जाती है। उसोप बिना एक पल सोचे सीधा नींद वाला पौधा दाग देता है और देखते ही देखते सारे पहरेदार गहरी नींद में ढेर हो जाते हैं। इसी दौरान किनेमोन को भी ये सब दिखाई देता है। जैसे ही किनारे लगते हैं वो जोर से चिल्लाते हैं, सब तैयार हो जाओ, जहाज काट दो। और बस फिर क्या, वानो देश के सारे जहाज पूरी तरह तबाह कर दिए जाते हैं। ये देखकर लूफी और उसके साथी खुद भी हैरान रह जाते हैं। तुमने सारे जहाज ही तोड़ दिए, तो फिर लड़ाई के बाद वापस कैसे जाएंगे? इतना कहते ही किनेमोन मुड़कर पीछे देखता है। मतलब साफ है, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे नाव जलाकर सीधे जान की बाजी लगाना। और सोचे तो सही, इस जंग के बाद कितने लोग जिंदा बचेंगे ये भी तय नहीं है। इसी तरह
सब लोग एक साथ आगे की ओर बढ़ते हैं। उधर स्ट्रॉ हैट टीम अभी इस बात में उलझी हुई है कि जहाज कहाँ छुपाया जाए। तभी सामने से कैदों के मातहतों की एक बड़ी भीड़ दिखाई देती है। ये तो अजीब है, अभी अभी किनारे पहुंचे और तुरंत पकड़ लिए गए। तभी रॉबिन कहती है, ध्यान से देखो। नजर सामने जाती है और दिखता है किड। जैसे ही वो उस दरवाजे से गुजरता है उसके कपड़े बदल जाते हैं। ये साफ तौर पर किनेमॉन की ताकत है। लूफी बिना सोचे सीधे दौड़कर आगे जाता है और सच में उसके कपड़े भी बदल जाते हैं, काफी शानदार लग रहे हैं। इसके बाद चॉपर दूसरा नंबर पर जाता है। वाह, कितना क्यूट लग रहा है। फिर एक एक करके पूरी स्ट्रॉ हैट पायरेट्स टीम अपना भेष बदल लेती है। इधर ओरोची पहले से मिली गलत सूचना की वजह से अब भी मजे से खाना पीना और ऐश कर रहा होता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि जिन लोगों को वो कभी द्वीप पर चढ़ ही नहीं पाने वाला समझ रहा था, वो सब अब भेष बदल चुके हैं और अपना अभियान शुरू कर चुके हैं। पूर्वी दिशा से किनेमॉन के नेतृत्व में सेना आगे बढ़ती है। पश्चिम की तरफ डेनजिरो मोर्चा संभाले हुए था। कुल मिलाकर 5000 से ज्यादा सैनिक और साथ में पानी के नीचे से आगे बढ़ता लॉ, ये सभी पूरी तरह प्रशिक्षित योद्धा थे। और चारे की बात करें तो लूफी और किड तो अपने आप में ही काफी थे। दोनों में थोड़ी सी नोकझोंक होती है और गुस्से में हाथ उठने ही वाला होता है। जोरो बिना कुछ सोचे उन्हें रोकने दौड़ पड़ता है। पीछे रह जाता है सिर्फ जिम्बे, जो अकेला ही इस हालत पर सिर पकड़ लेता है। अगर जोरो भी चला गया तो और ज्यादा अफरा तफरी मच जाएगी। उधर ओनिगाशिमा के किसी और कोने में तांजुरो, जो मोमोनोसुके को बांध कर ले गया था, ओरोची से मिल ही नहीं पाता। और वजह सीधी सी बात है, वो रास्ता भटक गया। इधर मोमोनोसुके डर और घबराहट में चारों तरफ नजरें घुमा रहा होता है। तभी उसकी नजर एक छुरी पर पड़ती है। अब बात करते हैं लूफी की। वो पूरे जोश में किड को ढूंढते हुए तेजी से भाग रहा होता है, लेकिन आखिरकार उसके सामने जो सीन खुलता है वो कुछ और ही होता है। एक जगह लोगों का पूरा झुंड खाने पीने और मस्ती में डूबा हुआ है। कोई जंग का माहौल ही नहीं, सब बेफिक्री में लगे हुए हैं। और इसी अफरा तफरी में लूफी सीधे किड को खो देता है। बात करें जोरो की, अगर वो बिना भटके कहीं पहुंच जाए तो मैं सीधे वन पीस देखना ही छोड़ दूं। इसी तरह ये सब लोग एक बार फिर अलग अलग बिखर जाते हैं। अब वापस चलते हैं सन्नी की तरफ। यहाँ स्ट्रॉ हैट्स के बाकी साथी मौजूद थे और वजह भी सीधी थी। फ्रैंकी ने जहाज का हैंगर खोल दिया था। वहाँ से बाहर आते हैं राइनो बाइक नंबर 4 और ब्रैकियो टैंक नंबर 5। टैंक चलाने की जिम्मेदारी थी चॉपर और उसोप के पास, जबकि मोटरसाइकिल पर खुद फ्रैंकी सवार था। लेकिन सबको एक बात खटकती है, लूफी कहीं नजर नहीं आ रहा था। तभी जिम्बे कहता है, लूफी किड की मदद करने सीधे फ्रंट लाइन पर चला गया है। ये सुनते ही बाकी सब बेबस सी शक्ल बनाकर बोलते हैं, ये तो मदद कम और मुसीबत ज्यादा बढ़ाएगा, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? इस पर जिम्बे खुद कंफ्यूज होकर कहता है, लेकिन जोरो तो उन्हें रोकने गया है। ये सुनकर स्ट्रॉ हैट्स और ज्यादा सन्न रह जाते हैं। जोरो, वो तो पक्का रास्ता भटक जाएगा। इधर नामी टैंक पर बैठी पूरी तरह थकी सी नजर आ रही थी। सांजी ये देखते ही सीधे दौड़ पड़ता है, इरादा बिल्कुल साफ, गले लगने का। लेकिन जैसे ही वो टैंक के अंदर झांकता है तो देखता है कि वहां तो उसोप लड़कियों से चारों तरफ घिरा हुआ है। यार क्या नसीब वाला बंदा है। अगले ही पल टैंक का हैच झट से बंद कर दिया जाता है। उधर फ्रैंकी की मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा होता है ब्रुक, लेकिन सांजी हार मानने वालों में से नहीं है। वो सोचता है कि कम से कम रॉबिन को तो टैंक में बैठा लिया जाए, मगर रॉबिन बिल्कुल साफ मना कर देती है। वो कहती है कि वो जिन्बे के साथ ही जाएगी। अब वापस चलते हैं दावत के माहौल में। जोरो एक कप शराब हाथ में लेकर आसपास देखता है। यहाँ तो शराब की कोई कमी नहीं है। पास खड़े लोग हंसते हुए कहते हैं, अरे ये जगह काइडो साहब और ओरोची साहब के कदमों तले है, शराब की तो यहाँ भरमार है। हाँ, वो अलग बात है कि आम लोग इसे कभी चख भी नहीं पाएंगे। अगर मुझे एबिसु टाउन जैसी घटिया जिंदगी जीनी पड़े तो मैं मर जाना बेहतर समझूंगा। ये सुनते ही जोरो बिल्कुल सीधा बोलता है, तो फिर ज्यादा पी ले। आसपास के लोग बकबक करने लगते हैं। जोरो बस एक नजर घूर कर देखता है और सारे लोग एक साथ बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। अब उधर लूफी की तरफ, उसके साथ भी लगभग वही हो रहा था। वो एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा मुंह में डालने ही वाला था कि आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अगर एबिसु टाउन के वो भूखे लोग ये खाना देख लेते तो खुशी से बेहोश हो जाते। ये सुनते ही लूफी का खाने से मन हट जाता है। उसके दिमाग में ओ तामा नदी का पानी पीती हुई याद आ जाती है। क्या यही फर्क है? तभी अचानक एक बड़ी सी बाल्टी लाल सेम की सूप सीधे लूफी के ऊपर गिर जाती है। आसपास के लोग फिर हंसने लगते हैं। अरे कितना बदकिस्मत है ये। कोई बात नहीं, फेंक दो, वैसे भी नई बना लेंगे। चलो सब मिलकर लाल सेम की सूप फेंकते हैं। ये सुनते ही
लूफी को फिर से ओतामा याद आती है, उसकी मासूम खुशी से भरी मुस्कान। अगले ही पल वो पूरी बाल्टी एक झटके में उड़ा देता है। उसकी आंखों में अब सीधा खून उतर आया था। हालांकि लूफी को खाना पसंद है और जोरो को शराब, लेकिन इस बार दोनों ने कुछ भी नहीं छुआ। अब जरा चलते हैं काइडो की तरफ। वो फ्लाइंग सिक्स ने थोड़ी देर के लिए एक छोटी सी मीटिंग की और आगे के पूरे प्लान को कंफर्म किया। इस दौरान बाओ हुआंग नाम का छोटा सा सदस्य बताता है कि इस वक्त क्वीन गोल्डन कागुरा स्टेज को होस्ट कर रहा है। उसके बाद 3 बड़े कमांडर, फिर जश्न का अगला दौर, उसके बाद ओरोची और काइडो की बारी, और अंत में बिग मॉम के जहाज के पहुंचने का इंतजार। इसके बाद दोनों की औपचारिक घोषणा होगी। इसके बाद बस इंतजार था कि बिग मॉम का जहाज आकर लंगर डाले। फिर ऐलान हुआ कि दोनों 4 वोंग यानी काइडो और बिग मॉम दुनिया का सबसे ताकतवर पायरेट अलायंस बनाने जा रहे हैं। ये सुनते ही काइडो ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि उसके बेटे यमातो को बुलाकर लाया जाए। लेकिन इन लोगों के हाव भाव और बर्ताव से साफ लग रहा था कि यमातो और काइडो के रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं हैं। कट वापस येनहे में आता है और जैसा सोचा था बवाल शुरू हो ही गया। सबसे पहले जोरो ने कुछ छोटे मोटे गुंडों को उछाल कर फेंक दिया। पूरा माहौल एकदम तना हुआ, तलवार खिंचने ही वाली स्थिति। फिर लूफी चेहरे पर गजब का गुस्सा लिए इन जमीर से गिरे हुए लोगों को घूरने लगा। रेड बीन सूप बर्बाद न हो जाए, बस इसी वजह से लूफी ने एक ही सांस में सारी की सारी रेड बीन डंपल सूप खत्म कर दी। सब लोग उसे ऐसे देखने लगे जैसे कोई पागल देख लिया हो, लेकिन लूफी को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उसके दिमाग में सिर्फ ओतामा की प्यारी सी शक्ल घूम रही थी, वही मासूम चेहरा जिसके सिर पर कुछ भी नहीं था। जैसे ही लूफी भड़का, एक नशे में धुत छोटा गुंडा किचन के चूल्हे पर लात मार देता है। बस फिर क्या, लूफी के माथे की नसें फटने लगी। एक गहरी सांस लेते हुए तीसरे स्तर तक चढ़ा हुआ बुसोशोकु हाकी वाला मुक्का सीधे जमीन पर जा गिरा। पूरा इलाका तुरंत अफरा तफरी में बदल गया। और जोरो, वो तो और भी ज्यादा खतरनाक निकला। उसे पता था कि लूफी हंगामे के बीच कहीं है, लेकिन उसे ये भी डर था कि कहीं फिर रास्ता न भटक जाए। तो उसने क्या किया, सीधे एनमा निकाली और सामने वाली पूरी इमारत पर एक सिंपल नॉर्मल अटैक मार दिया। अगले ही पल इमारत ढह गई, चारों तरफ धूल और मलबा उड़ने लगा। सच है, सीधे चलते रहो तो रास्ता नहीं भटकता। जोरो कंधे पर तलवार टांगे बिल्कुल बेजार सी शक्ल बनाकर लूफी को देखता है। तू कुछ ज्यादा ही उल्टा सीधा कर रहा है। और सुनते ही मन में सवाल उठता है, भाई जोरो, तू ये बात कहने के काबिल है भी? लूफी जमीन पर पड़े उन लोगों की तरफ इशारा करता है, थोड़ा सा मासूम बनते हुए बोलता है, लेकिन उन्होंने रेड बीन डंपल सूप गिरा दिया था। जोरो भाव उठाता है, ओ तो फिर इन्हें काटना ही पड़ेगा। वो नीचे कूदता है, 2-4 बातें होती हैं, फिर वो लूफी से पूछता है, अब गुस्सा निकला? लूफी मुस्कुरा कर सिर हिला देता है। तो अगला सवाल बस एक ही था, भागो। ठीक उसी वक्त जब दोनों भाग रहे थे, अपो की नजर उन पर पड़ जाती है। वो एक नजर में दोनों को पहचान लेता है और तुरंत हंगामा मचा देता है। उसकी आवाज के बाद लूफी और जोरो चारों तरफ से घिर जाते हैं। स्टेज पर खड़ा क्वीन भी ये सब देख लेता है। वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। उसे एहसास होता है कि जेल का वार्डन उसे धोखा दे गया। वो माइक पकड़कर चिल्लाता है, जो भी उन दोनों को पकड़ेगा उसे सीधे फ्लाइंग सिक्स में प्रमोशन मिलेगा। पूरे येनहे में जोश फैल जाता है। दूसरी तरफ किड भी अपो की आवाज सुन लेता है और उसी पल एक बेहद कड़वी याद उसके दिमाग में उभर आती है। अगर अपो जैसा गद्दार ना होता तो शायद उसकी हालत इतनी बुरी ना होती। इधर लूफी की तरफ लड़ाई पूरी तरह शुरू हो चुकी थी। दोनों धीरे धीरे अपो के करीब पहुंचते हैं, लेकिन अपो बस पेट पर एक थपकी मारता है और लूफी सीधे उड़ जाता है। फिर वो हाथ उठाकर इशारा करता है और जोरो घायल हो जाता है। अपो की ये ताकत वाकई बेहद अजीब थी, जहां इशारा वहीं वार। देखते ही देखते लूफी संभल भी नहीं पाता और फिर से उड़ा दिया जाता है। जोरो तुरंत लूफी को पकड़ता है और उसे लेकर वहां से भाग निकलता है। कुछ ही देर में लूफी को होश आ जाता है। दोनों को लगता है अब भेष बदलने की जरूरत नहीं, तो वे अपना डिस्गाइज हटा देते हैं, लेकिन कोई खास फायदा नहीं होता। अपो का हमला जैसे दिखाई ही नहीं देता, एक तरह का इनविजिबल लॉन्ग रेंज अटैक। लूफी और जोरो उसके करीब तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे, लेकिन तभी ऊपर से एक आदमी जमीन पर कूदता है। वो हाथ घुमाता है और देखते ही देखते अनगिनत हथियार, लोहे के टुकड़े, यहाँ तक कि पानी की पाइपें तक हवा में उड़ने लगती हैं। हाँ, ये शख्स कोई और नहीं, किड था। किड पूरी ताकत इकट्ठा करता है और अपनी उस बेहद विशाल लोहे की बांह से सीधा एक मुक्का उस गद्दार के चेहरे पर जड़ देता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। किड और जोर लगाता है और उसी एक घूंसे में
एपो के पीछे की पूरी दीवार तोड़ डालता है। फिर भी एपो अभी तक गिरा नहीं था। किड झपटकर एपो को कॉलर से पकड़ता है और गुस्से में पूछता है, सच बता, क्या तू शुरू से ही काइडो का आदमी था? एपो नाटकीय मुस्कान के साथ बोलता है, तुम जैसे कुछ बच्चे सोचते हो कि काइडो जैसे आदमी के सामने टिक पाओगे? इतना कहते ही एपो अपनी ताकत चालू करता है। एक तेज कट किड को पीछे धकेल देता है, लेकिन ये हमला किड के लिए कुछ भी नहीं था। अचानक एक ऐसा आदमी सामने आता है जो देखने में किसी दैत्य से कम नहीं लगता। वो चारों तरफ तोड़फोड़ मचाने लगता है। ये कोई और नहीं, काइडो का अधीनस्थ बाचा था। किड सीधा बाचा से भिड़ जाता है, लेकिन तभी पीछे से चोरी का हमला हो जाता है। इसी पल लूफी उस वार को रोक लेता है और किड से कहता है, यहाँ मत उलझ, जल्दी निकल। आखिरकार वे लोग यहाँ काइडो को गिराने आए थे, वक्त बर्बाद नहीं कर सकते थे, इसलिए सब लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि एपो का हमला फिर से आ जाएगा। अगले ही पल लूफी और बाकी लोग उसी जगह जोरदार धमाके में उड़ जाते हैं। हालांकि ये ताकत देखने में काफी काम की लगती है, लेकिन डैमेज थोड़ा कम था। उसी समय किलर दौड़ता हुआ आता है। वो बताता है एपो का हमला उसी दूरी तक असर करता है जहां तक आवाज सुनी जा सके, तो अगर कान बंद कर लो तो कुछ नहीं होगा। इधर चॉपर टैंक चलाते हुए पीछे से पहुंच चुका था और तभी चॉपर के पास किनेमॉन कहता है, प्लान थोड़ा बदलना पड़ेगा। पहले आधे लोग डोम की साइड से अंदर घुसेंगे और बाकी आधे पीछे के दरवाजे से। दोनों तरफ से काइडो और ओरोची पर एक साथ हमला होगा। प्लान फाइनल होते ही सब लोग फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद वे लोग एक इलाके में पहुंचते हैं जहां कई वैश्यालय थे। सांजी एक पल भी नहीं सोचता और सीधा उधर दौड़ पड़ता है। नामी और बाकी लोग अब उसे रोकने की कोशिश भी नहीं करते। वो बस कहती है, मोमो, हम 3 लोग ढूंढ लेंगे। इतना कहते ही सांजी काली लाइन वाले चेहरे के साथ वापस बाहर निकलता है। सोचने की जरूरत भी नहीं थी, ये लड़कियां जरूर ओरोची की सेवा में भेज दी गई होंगी। इस तरह टीम एक बार फिर बिखरने वाली थी और सांजी की टीम भी अलग अलग दिशाओं में काम करने का फैसला करती है। इधर चॉपर और उसोप टैंक में बैठकर आगे बढ़ते रहते हैं। इतने बड़े लोहे के दैत्य के साथ उन्हें जरा भी डर नहीं लग रहा था। अचानक एक कमरे से एक साया उभरता है। बाकी सब लोग तुरंत छिप जाते हैं, लेकिन चॉपर और उसोप का टैंक इतना खुशकिस्मत नहीं था। दरवाजा खुलता है और सामने खड़ी होती है बिग मॉम। दूसरी तरफ बिग मॉम के बच्चे काफी देर से बिग मॉम का इंतजार कर रहे थे। वो धीरे धीरे द्वीप की ऊंचाई पर चढ़ रही थी, ठीक उसी तरह जैसे लूफी और उसके साथी चढ़े थे। और जैसे ही वे लोग वानो पहुंचने ही वाले थे, तभी एक काली परछाई आसमान से उड़ती हुई आती है। लेकिन ये किंग नहीं था, ये था मार्को। अचानक मार्को ने जैसे ही इस पूरी टोली को देखा, वो उन्हें यूं ही जाने देने वाला नहीं था। वो ऊंचाई तक उड़ता है, बिग मॉम के बच्चों के हमलों को चकमा देता है और सीधा एक जोरदार लात जहाज पर जड़ देता है। इतिहास वाकई खुद को दोहराता है। हाँ, ये लोग एक बार फिर सीधे खाई में जा गिरते हैं। कट वापस अंदर। काइडो ओरोची के साथ शराब पी रहा होता है। पास ही एक बड़ी सी लड़की उसकी सेवा कर रही होती है। चारों सम्राटों में से एक हो तो जिंदगी ऐसी ही होती है। लेकिन तभी अचानक कई सारे पहरेदार एक के बाद एक मारे जाते हैं और ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि कुरोजुमी कंजीरो था। उसके हाथ में मोनोस्के था और उसकी हालत बस आखिरी सांसों पर टिकी हुई लग रही थी। इधर लूफी और जोरो फिर से रास्ता भटक चुके थे, लेकिन जोरो सीधे एनमा निकालता है। सीधी लाइन काट दो, रास्ता अपने आप बन जाएगा। कुछ ही देर में सारे छोटे दुश्मन साफ हो जाते हैं और लूफी की रयो पर पकड़ अब और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही थी। अब जरा उधर चलते हैं। बिग मॉम का चेहरा देखते ही चॉपर डर के मारे पूरा पसीने पसीने हो जाता है। वो इतना घबरा जाता है कि बोल तक नहीं पाता। लेकिन तभी उसोप अपनी चालाकी दिखाता है। वो चॉपर से कहता है, याद रख, तू अभी बीस्ट पायरेट्स की यूनिफॉर्म में है। बस फिर क्या। चॉपर सीधा सैल्यूट मारता है। मैं टैंक यूनिट का कमांडर चॉपर हूँ, इस समय पेट्रोल ड्यूटी पर हूँ। भाई साहब, इतना कॉन्फिडेंस। और हैरानी की बात ये, बिग मॉम सच में मान भी लेती है। लेकिन सोचो मत कि बात यहीं खत्म हो गई। 3 सेकंड भी नहीं बीते थे कि बिग मॉम को समझ आ जाता है। वो सीधा बाहर दौड़ पड़ती है। उसोप ने पूरी गति के साथ टैंक भगाया। उधर ओरोची की सफाई सुनने के बाद काइडो को कंजीरो की असली पहचान समझ आ जाती है। साथ ही वो ये भी पहचान लेता है कि सामने वाला असल में मोनोस्के है। कंजीरो सीधे घुटनों पर बैठ जाता है। वो बताता है स्ट्रॉ हैट गिरोह पर हमला नाकाम रहा और ये भी कि उनकी तरफ 5000 से ज्यादा लोग हैं। ये सुनते ही
ओरोची गुस्से से पागल हो जाता है। तभी एक दूत तेजी से भागता हुआ आता है। वो बताता है पोर्ट पर दुश्मन की कोई जहाज नहीं मिली, लेकिन हमारी 3 जहाजें भी वापस नहीं लौटी। कंजीरो को तो पता ही था, उनमें से 2 जहाज लूफी वालों ने उड़ा दिए थे। फुकुरोकुजु तुरंत हिसाब लगाता है तो तीसरी जहाज भी शायद बची नहीं होगी। सबूत भी सामने था। बाहर के स्टेज एरिया में लोगों ने 4 समुद्री डाकुओं को देखा था, लूफी, किड और उनके साथी। लेकिन डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ओनिगाशिमा पर उनकी पूरी सेना इकट्ठा हो चुकी है। काइडो सुनता है और बस बोलता है, बिल्कुल ठीक, शराब लाओ। हालांकि हर कोई चुप बैठने वाला नहीं था। मोनोस्के भागने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा कुछ कर नहीं पाता। इधर वानो के समंदर में नेको मामुशी एक जहाज लेकर ओनिगाशिमा की ओर बढ़ रहा था। उस जहाज पर सिर्फ मार्को ही नहीं, बल्कि पहले से व्हाइट बर्ड के साथ रहे ईजो भी मौजूद था। दरअसल जब नेको मामुशी ने ये पूरी बात मार्को को बताई, खासकर ये सुनकर कि स्ट्रॉ हैट गिरोह भी शामिल है, तो मार्को ने 1 सेकंड भी नहीं लगाया और तुरंत हामी भर दी। दूसरी तरफ डेंजीरो और ह्योगोरो के नेतृत्व में लोगों का एक दल एक बड़े दरवाजे तक पहुंचता है। सब लोग तुरंत छिप जाते हैं। दरवाजा खुलता है और सामने होता है फ्लाइंग 6 का एक सदस्य। डेंजीरो बिना सोचे उस हरे बालों वाले के पास चला जाता है। वो हरा बाल वाला दरअसल काइडो के बेटे को ढूंढने निकला था। इस तरह दोनों साथ चल पड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगले ही पल लोगों की एक भीड़ उफनती हुई दौड़ती चली आती है। कुछ ही देर में उस हरे बालों वाले को दबोच लिया जाता है। उधर डेंजिरो और उसकी साथी सैनिक उसी तरह 2 रास्तों में बट जाती हैं। एक तरफ सैनिक की टीम गुंबद के अंदर चुपके से घुसने की जिम्मेदारी लेती है और दूसरी तरफ डेंजिरो सीधे हमला करने की कमान संभालता है। अब जरा चॉपर की तरफ चलते हैं। काफी देर तक दौड़ने के बाद आखिरकार वो लोग छिपने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन हमेशा छिपे रहना भी कोई हल नहीं है। आखिर बिग मॉम के पास अभी भी बहुत से मातहत हैं, तो दोनों आपस में सलाह करते हैं और तय होता है कि उन्हें फ्रैंकी को ढूंढकर उससे जुड़ना होगा। इसीलिए दोनों सीधे टैंक मोड में बाहर निकल पड़ते हैं। दुश्मनों की तरफ से जबरदस्त गोलाबारी शुरू हो जाती है, लेकिन चॉपर के पास भी पलटवार के तरीके मौजूद हैं। भारी धमाकों के बीच आखिरकार दुश्मन पूरी तरह साफ हो जाते हैं, मगर बिग मॉम अभी जिंदा है। वो एक रॉकेट अपने हाथ में पकड़ती है, ऊंची छलांग लगाती है और हवा से बमबारी करने की तैयारी करती है। चॉपर और उसके साथी समझ जाते हैं कि अब बचना मुश्किल है, तो वो गाड़ी रोक देते हैं। बम जमीन पर गिरता है और एक डरावना विशाल मशरूम सा धमाका उठता है। टैंक भी धमाके के साथ हवा में उछल जाता है, लेकिन गनीमत यह रहती है कि टैंक को ज्यादा नुकसान नहीं होता। हवा में उछलते ही उसोप बिल्कुल नजदीक से 0 डिस्टेंस ब्लास्ट कर देता है। इसके तुरंत बाद चॉपर एक ग्रेनेड निकालता है और सीधे बिग मॉम के मुंह में फेंक देता है। वो धमाके के साथ दूर जा गिरती है। टैंक जमीन पर उतरता है और दोनों पसीने से पूरी तरह भीग चुके होते हैं। उन्हें लगता है कि शायद बिग मॉम निपट चुकी है, लेकिन तभी वो विशाल साया एक बार फिर सामने आ जाता है। अब तो सच में कोई रास्ता नहीं बचता और उन्हें फिर से भागना पड़ता है। अब उधर लूफी की तरफ काफी देर से वो छोटे मोटे दुश्मनों से लड़ रहा था। शायद ऊपर वाले को भी बोरियत हो गई होगी। तभी सीढ़ियों से एक भाई बहन की जोड़ी कूदती हुई नीचे आती है। ये दोनों भी फ्लाइंग 6 में से एक हैं। फिलहाल लूफी को उनकी खतरनाक ताकत का अंदाजा नहीं है और वो सीढ़ियों से कूदकर क्यों आए, क्या ये वाकई मायने रखता है? सीधा सा जवाब है, दोनों लड़ते झगड़ते हुए यूं ही कूद पड़े। लड़की का नाम है आल लुल्टी और लड़का है पेज 1। हाँ, वही जो पहले सांजी से भिड़ चुका है। उल्टी तुरंत पूछती है कि लूफी कौन है। लूफी वही पुराना जवाब देता है, मेरा नाम लूफी है, मैं वो आदमी हूँ जो समुद्री डाकू राजा बनेगा। ये सुनते ही लड़ाई तय हो जाती है। उल्टी ऊंची छलांग लगाती है और सिर से वार करके लूफी का सिर तोड़ने की कोशिश करती है। लूफी भी पीछे नहीं रहता। वो अपने सिर पर हाकी चढ़ाता है और सीधे टक्कर लेता है। कई सेकंड तक जोरदार भिड़ंत चलती रहती है, लेकिन आखिरकार लूफी के पैरों के नीचे की जमीन जवाब दे देती है और वो सीधे जमीन के अंदर धंस जाता है। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भाई बहन दोनों एक साथ ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। उल्टी के पास है ड्रैगन फ्रूट, प्राचीन जोन, पैचीसेफिलोसॉरस फॉर्म। कुछ ही देर में लूफी जमीन के अंदर से बाहर निकल आता है। अब उसे थोड़ा अफसोस होता है। उसे समझ आ जाता है कि उसने इन दोनों को हल्के में ले लिया था। वो अपने सिर से हाथ हटाता है और हथेली पर लगे खून को पोंछता है। अगले ही पल असल लड़ाई शुरू हो जाती है। उल्टी सबसे पहले हमला करती है। तेजी से आगे बढ़ते हुए लूफी के वार से बच निकलती है। वही लूफी दूरी बनाकर रिमोट अटैक से उसे पास आने का मौका नहीं देना चाहता, लेकिन स्थिति फिर भी लूफी के लिए मुश्किल रहती है क्योंकि पेज 1 लगातार बीच में दखल देता रहता है। लूफी दूरी बनाता है। एक जोरदार घूंसा
उल्टी की तरफ भेजता है और फिर अपनी हथेली खोलता है। उल्टी को लगा कि सामने वाला हेडबट से अटैक करने आ रहा है, लेकिन लूफी ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे जोर से घुमाकर दूर फेंक दिया। तभी पेज 1 सीधे लूफी पर हमला कर देता है, लेकिन अफसोस लूफी समय रहते वहां से निकल जाता है। जमीन पर उतरते ही लूफी एक 3rd गियर पंच मारता है जिसमें हाकी भी मिली होती है और वो एक ही वार में पेज 1 को ढेर कर देता है। लेकिन जैसे ही उल्टी अपने भाई को गिरते देखती है, वो गुस्से से पूरी तरह बेकाबू हो जाती है। वो दौड़ कर आती है, लूफी के दोनों हाथ पकड़ लेती है और पूरे जोर से सिर मारती है, चाहे लूफी का सिर कितना भी मजबूत क्यों ना हो। इस वार के बाद वो भी कुछ पल के लिए चकरा जाता है। लूफी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन फिर भी वो उल्टी की पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं पाता। अब साफ दिख रहा है कि उल्टी एक और जबरदस्त वार चार्ज कर रही है। कोई और रास्ता ना देख लूफी 4था गियर खोलने का सोचता है, लेकिन तभी एक शख्स तेजी से दौड़ता हुआ आता है। वो सीधे रैमी हक्के का इस्तेमाल करता है और एक ही जोरदार वार में उल्टी को नीचे गिरा देता है। अगले ही पल वो नकाबपोश शख्स लूफी के सामने आ खड़ा होता है। वो पूछता है, तुम ही लूफी हो है ना? लूफी जवाब देता है, हाँ। इतना सुनते ही उस नकाबपोश का अंदाज बदल जाता है। वो लूफी को उठाकर सीधे भागने लगता है। लूफी कोई विरोध नहीं करता, बस हैरानी से उसका चेहरा देखता रहता है। तभी वो नकाबपोश कहता है, मेरा नाम यामाटो है, मैं ताइदो का बेटा हूँ। अरे भाई, अगर काइदो को ये सुनने को मिल गया तो सच में गुस्से से फट ही जाएगा।